ये क्या पुलिस ऑफिसर बनेंगे, इन्हें तो नेल पॉलिश भी लगानी नहीं आती। मैंने सोच लिया था कि इस चीज़ का तो जवाब देना है, अभी नहीं तो बाद में देना है। तो आप पेट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे आज भी जब तक घर में लड़का पैदा ना हो जाए उन लोगों को शांति ही नहीं होती है, चाहे कितनी लड़की हो जाए, दे स्टिल वांट अ बॉय। नमस्कार दोस्तों, जब भी नजफगढ़ का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का ख्याल आता है। लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं नजफगढ़ की ही एक बेटी विदिता डागर से, जिन्होंने वहां के शासकीय स्कूल में पढ़कर तमाम मुश्किलों से जूझते हुए और समाज की तमाम बंदिशों से पार पाकर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की और आईपीएस बनकर अपने परिवार के साथ साथ पूरे नजफगढ़ का नाम रोशन किया। विदिता डागर इस समय ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आज संघर्ष से शिखर तक के खास एपिसोड में जानते हैं आईपीएस विदिता डागर की सफलता की कहानी, उन्हीं की जुबानी। लेकिन हमारे देश में एक गांव ऐसा भी है, उस गांव का नाम है सुरखपुर, जहां अगर बेटी जन्म लेती है तो माता पिता बिल्कुल निश्चिंत होते हैं और खुशी से कहते हैं कि हमारी बेटी बड़ी होकर विदिता डागर जैसी बनेगी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके बचपन का, जो मैंने देखा है टीचर्स के आपके सुना है, उनका कहना है कि आप शुरू से ही काफ़ी होनहार थे। अब टीचर्स तो क्या है कि कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन में कैसा रहता था आपका पढ़ाई का स्टेटस? मैं वैसे तो दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आप सबको जान के ये आश्चर्य लगेगा कि दिल्ली में भी गांव है। तो मैं दिल्ली के ऐसे ही एक गांव से हूँ। हमारा जो गांव है वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे है, तो बेसिकली वो हरियाणवी कल्चर ही है वहाँ पे भी। और आप सब जानते हैं कि वी बिलोंग टू अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे आज भी जब तक घर में लड़का पैदा ना हो जाए उन लोगों को शांति ही नहीं होती है, चाहे कितनी लड़की हो जाए, दे स्टिल वांट अ बॉय। तो ऐसे ही वातावरण में मैं पैदा हुई। मेरी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है। आई वॉज़ लकी, आई से आई वॉज़ वेरी लकी इन द सेंस कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता थे, दोनों ने हम दोनों बहनों को पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करी। एक जॉइंट फैमिली जिसमें मेरे पिताजी सबसे छोटे थे, उनके बड़े भाई थे, तो वो प्रेशर तो हमेशा ही था हर फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कि अपनी बेटियों पे इतना खर्चा किस लिए कर रहे हो। मेरी सिस्टर जो बड़ी हैं वो डॉक्टर हैं, वो एक रेडियोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी पढ़ाई में खर्चा। फिर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स मिरांडा हाउस से किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो उसमें क्यों खर्चा करना है, बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजना है। तो वो सब तो बहुत ही रेगुलर अफेयर था। कहीं पे भी एग्ज़ाम दिलाने पापा लेके जाते थे तो वही ताने कि सारे काम छोड़ के अपनी लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, इनके साथ उधर जा रहे हैं, तो वो सब तो बहुत ही नॉर्मल रहता है। तो इसी सारे इन्वायरमेंट के कारण मेरे अंदर वो फीलिंग थी कि अगर मेरे पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। तो आई वॉन्ट टू गिव इट बैक टू देम फॉर देयर हार्ड वर्क, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जितना भी कमाया, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक गवर्नमेंट जॉब में ही हैं, वो दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड DTL में काम करते हैं। मम्मी बस एक हाउसवाइफ हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में जो भी कमाया वो हम दोनों के ऊपर, हम तीनों भाई बहनों के ऊपर लगाया है। तो इसीलिए आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर देम, जिससे इस सोसाइटी में उनका नाम हो। अभी तक हमें उनके नाम से जानते थे और मेरी बस यही इच्छा थी कि आगे उन्हें हमारे नाम से जाना जाए। मैं जानना चाहूँगा आपके 10th, कहते हैं कि 10th में जब जो परसेंटेज आते हैं उससे बच्चा आगे का अपना भविष्य का निर्धारण करता है कि मैं मैथ्स लूँगा, कॉमर्स लूँगा, बायो लूँगा या अन्य किसी फील्ड में जाऊँगा। 10th और 12th में कैसा आपका स्टेटस रहा था, क्या परसेंटेज आपके आए थे? देखिए, मेरा बचपन से ना हमेशा ही पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था। बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऐसे होते हैं, उनको ना बहुत सारी चोट होते हैं शरीर पे। ये हमें खेलते हुए लगी, ये साइकिल से गिरने पे लगी, ये हम खेल रहे थे तो पेड़ से गिरने पे लगी। लेकिन आई नेवर प्लेड इन माई लाइफ। मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था बच्चों के साथ खेलने में या कहीं कुछ। मैं सिर्फ पढ़ने में ही मेरा इंटरेस्ट रहता था। मुझे नॉवेल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं स्कूल की लाइब्रेरी से जाके बहुत सारी किताबें मेरे पास हमेशा रहती थी। तो 10th में जब मैंने 10th करी थी उस समय CGPA का समय था, परसेंटेज नहीं आती थी। तो 10th में मेरा 9.4 CGPA था और 12th में मेरे 95.2% मार्क्स थे। मैंने CBSE बोर्ड से किया है जी। तो जब इतने अच्छे परसेंटेज आए तो ये कब आया दिमाग में कि पुलिस सेवा में जाना है? जैसे आपने बड़ी बहन को देखा, वो मेडिकल लाइन में गई हैं, तो
अक्सर कॉपी करते हैं सिबलिंग्स एक दूसरे को। आपको कभी एहसास हुआ कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कॉपी करते हैं। एंड इनफैक्ट जब मैं 10th क्लास में थी तब मेरी सिस्टर का MBBS में एडमिशन हो गया था, तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी यही करना है, मुझे भी MBBS करके डॉक्टर ही बनना है। बट फिर 1 साल तक मैंने उसको देखा, वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। मतलब एक होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप पढ़ाई करते हैं, देन एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आप उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया कि शायद इतना नहीं हो पाएगा, तो वो मैंने छोड़ दिया था। इसलिए मैंने MBBS की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। फिर उसके बाद जब 12th में इतने अच्छे मार्क्स आए तो सबने, टीचर्स ने और जो भी जानने वाले लोग थे, सब ने कहा कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री ये बहुत टफ़ कोर्सेज़ होते हैं DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगा कि इतना टफ़ है, चलो देखते हैं कितना टफ़ है। तो तब मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया था। और तब तक मुझे सिविल सर्विसेज का नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं तैयारी करने वाला और पूरा रूरल बैकग्राउंड ही था, तो इतने ज़्यादा वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं थे। तो मुझे पहली बार सिविल सर्विसेज का पता चला मैं जब 2nd ईयर में थी। तब एक बैचमेट थी, वो प्रिपेयर कर रही थी। तब आई गो टू नो कि अच्छा एक ऐसा भी एग्ज़ाम होता है जिसे इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम कहते हैं। तो तब मैंने ये इसकी प्रिपरेशन के बारे में सोचा पहली बार। अभी तक जो आपने बताई जर्नी, उसमें मुझे लगता है कहीं कोई आपको मुश्किलात नहीं आई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ज़िंदगी है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो आती हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपने विलेज में अपनी पूरी पढ़ाई की है और ऐसी जगह पर जहाँ पर लड़कियों पे काफ़ी बंदिशें लगाई जाती हैं कि बेटिया की 12th के बाद ही शादी कर दिया या पढ़ाया ही नहीं जाए। तो मैं जानना चाहूँगा, वो मुश्किलात कुछ आई थी आपकी ज़िंदगी में? देखिए, मुश्किलें तो सबके जीवन में रहती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे जीवन में जो भी मुश्किलें थी, जितने भी काटे हैं, उस पर पहले मेरे माता पिता चले, जिससे वो मुश्किलें हम तक पहुंच ही नहीं पाई। तो जितना भी, सबसे ज़्यादा तो मुझे जो सोसाइटल प्रेशर था वही फील हुआ। पैसे से लेके कोचिंग में फ़ीस देने से या फिर कोचिंग तक जाने में, क्योंकि जो मेरा गांव है वहाँ पे रेगुलर बस सर्विसेज है ही नहीं, और इतना ज़्यादा अमीर बैकग्राउंड से हम थे नहीं कि हमारे लिए प्राइवेट गाड़ी हो, प्राइवेट ड्राइवर हो। तो बहुत बारी ऐसा होता था कि पापा शाम को वेट करते थे कि अब कोचिंग ख़त्म होगी, अब आएगी, तो मैं रात को 10-10 बजे पापा के साथ आती थी। या फिर जब भी फ़ीस की बात आती थी तो माय पेरेंट्स दे वुड आस्क मी फर्स्ट। जैसे जब मेरी बहन का भी हुआ था तो उन्होंने हमसे पूछा कि क्या तुम्हें सच में ये करना है? तो माय सिस्टर सेड कि हाँ, मेरा यही सपना और मुझे करना है। तो उसके बाद उन्होंने किसी की नहीं सुनी, चाहे किसी ने कितना भी कुछ कहा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा पढ़ने का मन है तो तुम करो। ऐसे ही जब मैंने कोचिंग ली थी 1 साल, तो आपको पता ही होगा कि दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है। तो उन्होंने पूछा क्या सच में करना है, तुम्हारा मन है, क्या तुम्हें पूरी मेहनत से करना है? मैंने कहा हाँ। तो तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो तुम बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम सिर्फ अपना ध्यान लगा के पढ़ाई करो। तो जो सबसे ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी, इन सब को मम्मी पापा खुद ही देख लेते थे, हम तक वो आने ही नहीं देते थे। और उसके अलावा जो मैंने फेस किया वो टोन्ट्स, मतलब जो तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हें कहते हैं। ऐसा एक इंसिडेंट तो मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है। एक बार किसी शादी में जाना था घर पे, तो मैं और मेरी बहन थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हम पढ़ रहे थे। तो जब हम गए वहाँ पे, तो जॉइंट फैमिली है तो सभी थे, ताऊ जी थे, चाचा जी थे, सब लोग थे। तो वहाँ उनमें से कोई कहता है कि ये क्या पुलिस ऑफिसर बनेंगे, इन्हें तो नेल पॉलिश भी लगानी नहीं आती। तो तब तो कुछ कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि तब तो तुम सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कहने का, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है कहने की। तो उस दिन मैंने सोच लिया था कि इस चीज़ का तो जवाब देना है, अभी नहीं तो बाद में देना है। मैं जानना चाहूँगा कि जो तैयारी आपने फर्स्ट टाइम में ही आपने क्लियर कर लिया था, तो तैयारी जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं? वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स देखते हैं। तैयारी आपने क्या रही थी? कोचिंग्स आपने बताया, कोचिंग्स आपने ली थी, तो कुछ सजेस्ट करना चाहें आप प्री की तैयारी के लिए? देखिए, मैंने ये एग्ज़ाम 3 बार ही लिखा है सिविल सर्विसेज का, 3 अटैम्प्ट में लिखा है। पहले अटैम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, दूसरे अटैम्प्ट में मेरा एक दूसरी सर्विस होती है IPTAF, अकाउंटिंग सर्विसेज होती है, उसमें मैंने ज्वाइन किया था, और तीसरे अटैम्प्ट में मेरा IPS हो गया था। अब रही बात तैयारी की, तो जहाँ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात है, मैं सभी को यही सजेस्ट करती हूँ जो भी मुझसे राय मांगने आते हैं, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप शुरू कहाँ से करें या कौन सी किताबें पढ़ें।
तो अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यूपीएससी होता क्या है और इसमें क्या चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई गाइड करने वाला है, कोई भी आपका मेंटोर है जिसने कोई ये एग्ज़ाम लिखा है, जो आपको बता सकते हैं कि ये इतने स्टेजेस हैं, ये बुक्स पढ़नी होती हैं, इस तरीके से आंसर लिखना होता है, इस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी होती है, अगर ये सब गाइड करने के लिए आपके पास है तो आप कोचिंग छोड़कर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही सक्सेस पा सकते हैं। जी। प्री के बाद मेंस की मैं जानना चाहूँगा, मेंस में लिखने का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, तो राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए जैसे आप कितना समय देते थे? कई बार सुनने में आता है कि जो तैयारी करते हैं वो 20-20 घंटे पढ़ते हैं, आपका शेड्यूल क्या रहता था? जी, देखिए, पूरा यूपीएससी के जो तीनों फेजेस हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फिर मेंस और इंटरव्यू, तीनों में अलग अलग स्किल्स आपकी टेस्ट होती हैं, ठीक है। तो जो मेंस है उसमें राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल्स इन द सेंस कि आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, आपने अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आपको उन्हें रिलेट करना आना चाहिए। जोग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, देन एग्रीकल्चर है, देन वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ों को आपको निचोड़ कर एक आंसर लिखना होता है। तो मेरा ये मानना है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और सबकी अपनी अपनी वीकनेसेस होती हैं। कुछ बच्चे लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ याद करने में उनको 1-2 बार ही पढ़ते ही चीज़ याद हो जाती है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो 4-5 बार पढ़ ले उनको फिर भी याद नहीं रहता, उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो ये सारी प्रिपरेशन यूपीएससी की आपकी खुद की स्ट्रेंथ पे और खुद की वीकनेस पे डिपेंड करती है। मेरी राइटिंग स्किल्स बचपन से अच्छी रही हैं, इसलिए मैंने मेंस के लिए मैं सिर्फ पढ़ने पे, फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन गैदर करने पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं लिख तो लूँगी लेकिन उस लिखने के लिए जो कंटेंट होता है मेरे पास वो होना चाहिए। तो मैंने आंसर राइटिंग के लिए टेस्ट सीरीज़ होती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, वो हर जितने भी पेपर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स बनाते हैं, फिर आप लिखते हैं, फिर वो उनको चेक करके आपको वापस देते हैं, उसमें कमियां बताते हैं। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, मैंने खुद से घर पे ही मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल हो जाते हैं, मिल जाते हैं मार्केट में, तो मैं घर पे ही बैठ के वो प्रैक्टिस करती थी। और डेली का शेड्यूल मेरा बस यही रहता था, 7 से 8 घंटे मैक्सिमम, और उसमें लेकिन मेरा ये रहता था कि अगर मेरे को 5 घंटे भी पढ़ना है तो मैं पूरा अपना फोकस उसी पे रखूँगी। 5 घंटे मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगी, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ना मेरे को टीवी देखना है, ना मेरे को फ़ोन देखना है। तो जो एकमात्र मेरा मोटो रहता था कि दिन में अगर मैं जितना भी पढ़ रही हूँ, चाहे मैं 5 पढ़ रही हूँ, चाहे मैं 8 घंटे पढ़ रही हूँ, वो मैं पूरा अपना शिद्दत से पढ़ूँ। अब आईपीएस बनने के बाद चैलेंज तो जो एग्ज़ाम के थे वो आपने फेस कर लिए, अब क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं कि बनने के बाद आपको ये चेंजेस सोसाइटी में या जो आप सर्विस दे रहे हैं उसमें करने चाहिए कि जिससे अपनी सोसाइटी और बेहतर बने? जी, देखिए, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन एक एरिया जहाँ पे मैं फोकस करना चाहती हूँ वो ये कि जहाँ पे आज मैं पहुँची हूँ, मेरे पास साथ था, सपोर्ट था मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का। मैं मैरिड भी हूँ, मेरे हस्बैंड भी हैं, उनकी फैमिली, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं तो खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे पास इन सब का ये सपोर्ट सिस्टम था। तो जिस एरिया पे मैं फोकस करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे जैसी और भी जो लड़कियाँ हैं, जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, जो चाहती हैं पढ़ना, जिनको बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं, या तो उन्हें पता नहीं है, या तो उनके पास अवेयरनेस नहीं है, या फिर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है सपने देखने की और सपनों को पूरा करने की। तो मेरा जो एक एरिया ऑफ फोकस जहाँ पे आई वांट टू वर्क वो है गर्ल एजुकेशन के लिए और गर्ल सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। जो सोसाइटी है, लड़कियों को लगता है कि वो सेफ़ नहीं है उनके लिए, और इसी कारण से पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजना चाहते पढ़ने के लिए, जिससे उनके सपनों पे जो वो देखते हैं कि हमें पढ़ के ये बनना है, वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो दिस इज़ वन एरिया वेयर आई वुड लाइक टू वर्क, कि उन्हें पहले तो अवेयरनेस दी जाए कि वो क्या क्या कर सकती हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आज आपके सामने हूँ तो कोई भी हो सकता है। तो अवेयरनेस उन्हें दी जाए और उन्हें
हैंड होल्डिंग दी जाए व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, बिकॉज आई नो कि जब भी गाइडेंस आपके पास नहीं होता है तो आप इधर उधर फ्लटर ही करते रहते हैं। तो आई वुड लाइक टू प्रोवाइड देम वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट शुरू में कि कैसे उनको प्रिपेयर करना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरीके से नोट्स बनाने चाहिए, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन उन्हीं में यूपीएससी की तैयारी का सारा सार छिपा हुआ है। तो दिस इज़ माई एरिया ऑफ फोकस जहाँ पे आई वुड लाइक टू वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। हमारे साथ थे आईपीएस विदिता डागर, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने तैयारी की। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपके कोई सवाल हैं इस प्रोग्राम से जुड़े तो हमें ज़रूर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी के साथ मैं गौरव आपसे आज के शो में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।